अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अहमद जाहिद, अहमद जाहिद, अली मोहम्मद, अली मोहम्मद, अरसलान काशी, आयशा अख्तर, आयशा अख्तर, Present, sir. Present. जी आयशा ठीक है। आयशा कनीज़ा, Present, sir. आयशा नवीद, Present, sir. फायजा इरशाद, Present, sir. फरिया अजहर, Present, sir. फरिया अजहर, जवेरिया शेख, Present, sir. Present, sir. किंजा बख्तावर, Present, sir. मोहम्मद अरसलान मजीद, मोहम्मद अरसलान मजीद, प्रेजेंट सर। निमरा अफजल, निमरा अफजल, निमरा सदीक, Present, sir. निमरा शाहिद, Present, sir. नूरुल ऐन, Present, sir. रिजवानुल्लाह खान, रिजवानुल्लाह खान, साइमा रुबाब, Present, sir. सना गफ्फार, सना गफ्फार, सीरत रानी, Present, sir. शालिजा नईम, Present, sir. सैयदा सुमैया गिलानी, Present, sir. तौसीफ अहमद, तौसीफ अहमद, उसामा गुलजार, प्रेजेंट सर। उस्मान हुसैन, उस्मान हुसैन उसामा, वजीहा मकबूल। Present, sir. अब वो स्टूडेंट नाम सुनना जो इस क्लास में एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। निमरा अफजल, अहमद जाहिद, Present, sir. अली मोहम्मद, रिजवानुल्लाह खान, यस सना सर। गफ्फार। रिजवानुल्लाह खान प्रेजेंट। ठीक है रिजवान, आपकी अटेंडेंस हो गई है। सना गफ्फार, तौसीफ अहमद, प्रेजेंट सर। उस्मान हुसैन उसामा, ठीक है अली मोहम्मद, आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। निमरा, मैं आपकी अटेंडेंस बाद में लगाता हूँ, अब दूसरा सेक्शन जो है वो ऐड हो गया है। Okay, sir.
पनामा असगर, Present, sir. अक्सा, अक्सा, अतीकुर रहमान, Present, sir. आयशा अरशद, Present, sir. बिस्मा तनवीर, बिस्मा तनवीर, महानूर भट्ट, महानूर भट्ट, मरियम जारिफ, Yes, sir. मोहम्मद शाहिद सरवर, Present, sir. मोहम्मद शोएब, Present, sir. नूर फातिमा, Present, sir. राबिया नजर, राबिया नजर, सैयदा फातिमा वाजिद, सैयदा फातिमा वाजिद, उमर फारूक, Yes, sir. Present. जोहा यासीन, जोहा यासीन। वो स्टूडेंट नाम सुन लें वो जो इस सेक्शन में एब्सेंट, अगर प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अक्सा, बिस्मा तनवीर, महानूर भट्ट, राबिया नजर, सैयदा फातिमा वाजिद, Present, sir. जोहा यासीन। लास्ट टाइम आप लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो एसिड एंड बेस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेज किस वक्त हासिल होती है, एसिड किसको कहते हैं, बेस स्पीशी किसको कहते हैं, इसके बारे में स्टडी किया था। तो आज हमने इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ना है। एक दफ़ा 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद मैंने सभी से इंडिविजुअल पूछना है कि जो लास्ट टाइम पढ़ाया था वो क्या टॉपिक था और उसमें डेफिनेशन वगैरह क्या है। एक दफ़ा जो है वो चेक कर लें स्टूडेंट जो है। क्लास हो रही है, क्लास हो रही है।
जी अनाम असगर। ये बताएं कि आर्हेनियस के मुताबिक एसिड किस स्पीशी को कहते हैं? सर आर्हेनियस के मुताबिक एसिड स्पीशी को कहते हैं जो OH जो प्रोटॉन को दे सकता है। जी अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान मेरी आवाज़ आ रही है? अतीकुर रहमान, ये तो पता है ना कि आप लोगों के 1 फेब से फाइनल स्टार्ट हो रहे हैं और फाइनल जो है वो ऑन कैंपस में। अतीकुर रहमान मेरी आवाज़ आ रही है? आयशा कनीज़ा। यस सर। जी लुइस के मुताबिक बेस किस स्पीशी को कहते हैं? सॉरी, लुइस के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा है। लॉरी ब्रांस्टेड के मुताबिक बेस किस स्पीशी को कहते हैं? सर जो OH एक्सेप्ट करता है या प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। और कॉन्जुगेट एसिड किसको कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड वो भी यही होता है जो एक्सेप्ट करता है रिवर्स रिएक्शन में। इसके बाद आयशा नवीद। आयशा नवीद। यस सर। कॉन्जुगेट बेस क्या स्पीशी होती है? कॉन्जुगेट बेस सब किसको कहते हैं? सर जो डोनेट करती है प्रोटॉन को। उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। और कॉन्जुगेट एसिड जो एक्सेप्ट करती है। कंफर्म है? यस सर। एसिड किसको कहते हैं आर्हेनियस के मुताबिक? जी आयशा नवीद। यस सर। पेपर आप लोगों को फाइनल जो है वो ऑन कैंपस हैं, ऑनलाइन ही है। ये तो पता है ना? जी। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस और एम्फोटेरिक इफेक्ट, इसके साथ कॉन्जुगेट एसिड बेस PF, यहाँ तक हमने स्टडी किया था कि किस तरह हम किसी भी आयन के आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा या कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, उसके बारे में लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था। जिस तरह वाटर जो है, वाटर नूर फातिमा, नूर फातिमा, यस सर। नूर फातिमा, वाटर जो है वो एसिडिक मटेरियल है या बेसिक मटेरियल है? सर वाटर जो है वो न्यूट्रल है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों आयन इक्वल अमाउंट में होते हैं। यानी ना ये एसिड है ना ही बेस है। नो सर।
न्यूट्रल। और अमोनिया जो है अमोनिया जो है सर वो एसिडिक कह सकते हैं सर। अमोनिया जो है वो एसिडिक है, किस तरह? एक सेकंड सर, सोचने में तो बेसिक है शायद। किस तरह? तो सर ये वाटर में अमोनियम आयंस प्रोड्यूस करता है। फरियाजर, जी सर। फरिया, ये कार्बोनेट का आयन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है? सर ये बेसिक है। किस तरह? बेसिक किस तरह है? सर ये जो है इसने एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो ये इस वजह से होगा, बेसिक होगा अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड। इसने इसने क्या accept टू किया हुआ है? नेगेटिव है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो CO3 टू नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले जो है वो बेस होंगे। और यह इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं किए हुए, इसने प्रोटॉन रिलीज किए हुए हैं। ये एक्सेप्ट कर सकता है, इस वजह से ये बेस के तौर पर एक्ट कर सकता है। वाटर जो है वो एम्फोटेरिक है। वाटर जो है एम्फोटेरिक है, जिस वक्त हम इसकी बात करते हैं कि वाटर का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, एसिडिक स्पीशी वो होगी जिसने जिस वक्त प्रोटॉन एक्सेप्ट किया होगा, एक्सेप्ट करने के बाद किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है उसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। अब जिस तरह वाटर का कॉन्जुगेट एसिड लिखेंगे तो वो हाइड्रोनियम आयन होगा, इसी तरह अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड जिस वक्त लिखेंगे तो वो अमोनियम आयन होगा। और कार्बोनेट आयन का बाइकार्बोनेट आयन जो है वो इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। इसी तरह अगर आप लोगों से पूछा जाए कोई भी स्पीशी गिवन है और आप लोगों से कहा जाए कि इसकी कॉन्जुगेट एसिड स्पीशी लिखें, तो आप लोगों ने उसमें एक प्रोटॉन को ऐड करके फिर लिखना है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग इसकी कॉन्जुगेट बेस लिखें, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उस स्पीशी के अंदर से एक प्रोटॉन को रिमूव करके फिर लिखेंगे, तो वो आप लोगों के पास कॉन्जुगेट बेस हासिल होगी। जिस तरह यही वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें से अगर आप लोग प्रोटॉन को रिमूव करवा देते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होता है, उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। इसी तरह अमोनिया में से एक अगर प्रोटॉन को रिमूव करवा देते हैं तो उसके बाद जो आप लोगों के पास नेगेटिवली चार्ज कंटेनिंग स्पीशी हासिल होती है उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अब आप लोगों ने ये चेक कर लिया है कि आप लोगों के पास कौन सी स्पीशी एसिडिक है, कौन सी स्पीशी बेसिक है। इसके बाद आप लोग किस तरह बता सकते हो कि कौन सी स्पीशी जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, कौन सी वीक एसिडिक है। ये डिपेंड करता है कि जिस भी एसिड को आप लोग वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो वो कितनी आसानी के साथ प्रोटॉन को रिलीज करता है। द एबिलिटी ऑफ द एसिड, द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, या जिस फोर्स के साथ एसिड प्रोटॉन को रिलीज करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक मटेरियल कहलाएगा। और जो स्पीशी जितनी फोर्स के साथ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग बेसिक मटेरियल कहलाएगी। Those acids which readily dissociate in water and provide proton in water medium are called strong acids. जो एसिड स्पीड के साथ वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं और प्रोटॉन को वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और वीक एसिड ऐसे होते हैं जो आसानी से प्रोटॉन को रिलीज नहीं करते, जो आसानी से आयन में कन्वर्ट नहीं होते, तो उनको हम वीक एसिड कहते हैं। और जब भी आप लोग एसिड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास हाइड्रोनियम आयन जो है वो प्रोड्यूस होगा और उसके साथ आप लोगों के पास कॉन्जुगेट बेस जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब अगर आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जितने भी आप लोग मोल एसिड की वाटर के अंदर ऐड करोगे
तो टोटल मोल की वजह से आप लोगों के पास टोटल प्रोटॉन आयन इक्वस मीडियम में आप लोगों के पास हासिल हो जाएंगे। उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जिस तरह आप लोग HCl को वाटर के अंदर ऐड करते हो तो HCl के अंदर जितने भी प्रोटॉन मौजूद होते हैं, HCl टोटल प्रोटॉन को वाटर के अंदर रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह अगर आप लोग वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड भी टोटल प्रोटॉन को वाटर के अंदर रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि वो भी अपने टोटल प्रोटॉन को वाटर के अंदर रिलीज कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एसिड हैं जो कुछ प्रोटॉन को रिलीज करते हैं, उससे ज़्यादा मज़ीद प्रोटॉन को रिलीज नहीं कर पाते हैं। जिस तरह आप लोगों के पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। अगर आप लोग उसको वाटर के अंदर ऐड करते हो तो उस कंडीशन में वो टोटल प्रोटॉन को रिलीज नहीं करता है। कुछ प्रोटॉन जो है वो एसीटेट आयन के साथ कंबाइन फॉर्म में एसिटिक एसिड की फॉर्म में वाटर के अंदर मौजूद रहते हैं। तो ऐसे एसिड जो टोटल प्रोटॉन को वाटर के अंदर रिलीज नहीं करते उनको हम कहते हैं वीक एसिड, और जो टोटल प्रोटॉन को वाटर के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं तो उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि जिस वक्त आप लोग उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो वो फ़ौरन से आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस तरह HCl को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हो तो वो फ़ौरन से H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर आप लोग वीक एसिड को वाटर के अंदर ऐड करते हो तो वो टोटल आइंस में टोटल अमाउंट जो है 100% आइंस में कन्वर्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से टोटल हाइड्रोजन या प्रोटॉन आयन जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। और उन एसिडिक स्पीशीज़ को हम कहते हैं कि ये वीक एसिडिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि वो टोटल प्रोटॉन आयन को वाटर के अंदर रिलीज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग एग्जैक्ट उसकी pH को मेजर नहीं कर सकते हो। तो इसी बेस पर हम एसिड्स को वीक और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मटेरियल में डिवाइड करते हैं। जिस तरह अगर आप लोग HF को वाटर के अंदर ऐड करते हो तो इसमें से कुछ आप लोगों के पास H+ आयन और F नेगेटिव आयन जो है आप लोगों के पास सॉल्यूशन के अंदर जो है वो हासिल होते हैं, और कुछ अमाउंट मोस्टली अमाउंट जो है वो HF की HF फॉर्म में ही वाटर के अंदर मौजूद होती है, न्यूट्रल फॉर्म में ही वाटर के अंदर मौजूद होती है। इसका मतलब है कि HF जो है वो डिसोसिएट नहीं होता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट एक्वस मीडियम में नहीं होता है। और जिस वक्त वो कम्प्लीटली वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं होगा, इसका मतलब है कि वो टोटल प्रोटॉन आयन को वाटर के अंदर रिलीज नहीं करेगा। और जिस वक्त वो टोटल प्रोटॉन को वाटर के अंदर रिलीज नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि वो वीक एसिडिक मटेरियल है। हर वो स्पीशीज जो आसानी से प्रोटॉन को प्रोवाइड कर देती है, डोनेट कर देती है, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक मटेरियल कहते हैं। और वो स्पीशीज जो मुश्किल से प्रोटॉन को रिलीज करती है उसको हम वीक एसिडिक मटेरियल कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास टेबल में कुछ एसिड दिए हुए हैं और उनको डिवाइड किया हुआ है कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, कौन से वीक एसिड हैं और कौन से वेरी वीक एसिड हैं। कि वो वाले एसिड जो आसानी से प्रोटॉन को रिलीज कर देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और वो वाले एसिड्स जो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं वो वेरी वीक एसिड हैं, और जिनकी कैपेसिटी इनके दरमियान में होगी उनको हम इंटरमीडिएट एसिड कहते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास जो कॉन्जुगेट बेस हासिल होती है वो कितनी स्टेबल है। अगर कॉन्जुगेट बेस जो है वो ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब है कि वो आसानी से प्रोटॉन को रिलीज़ करके ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। और जिस वक्त जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज़्यादा स्टेबल होगी,
एज कंपेयर टू एसिड, तो उस कंडीशन में एसिडिक मटेरियल जो है वो आसानी से प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है, और जिस वक्त वो जितनी आसानी के साथ प्रोटॉन को रिलीज करेगा इसका मतलब है कि वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मटेरियल है, और जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक मटेरियल होगा इसका मतलब है कि उसकी कॉन्जुगेट बेस जो है वो उतनी ही वीक होगी, क्योंकि वो इतनी आसानी से प्रोटॉन को हासिल नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके प्रोटॉन हासिल करने की कैपेसिटी कम होती है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड के वीक कॉन्जुगेट बेस होगी और वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगी। इसका मतलब है अगर आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी बेस कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक है, क्योंकि वो प्रोटॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकती, उसकी प्रोटॉन हासिल करने की कैपेसिटी जो है वो कम है, और जिस स्पीशी की प्रोटॉन हासिल करने की कैपेसिटी कम होगी इसका मतलब है कि वो वीक है, और वो वीक बेस है। जिस वक्त हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में कि जिस वक्त आप लोगों के पास सेम ग्रुप हो और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो, तो उस कंडीशन में हम एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में किस तरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप लोग हेलोजन की बात करते हो और हेलोजन जिस वक्त हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं, जिस तरह HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये आप लोगों के पास एसिडिक मटेरियल हासिल होते हैं, तो इनके बारे में आप लोग किस तरह बता सकते हो कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जितना न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि बॉन्ड टू एटम्स के दरमियान बॉन्ड जो है वो उतना ही वीक होगा। जितना एटॉमिक साइज लार्ज होता जाता है इसका मतलब है कि न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और जितना न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही आसान हो जाता है। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में 9 के जो चैप्टर था उसमें आप लोगों ने स्टडी किया था। इसका मतलब है कि जिस वक्त हम टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं जिसके साथ आप लोगों के पास हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप के एलिमेंट के साथ उसके न्यूक्लियाई के साथ उसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जिस तरह यहाँ पर आप लोग HF की बॉन्ड लेंथ मेजर करते हो तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो HCl की निस्बत कम है, इसका मतलब है कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, और जो बॉन्ड जितनी मुश्किल से ब्रेक होगा इसका मतलब है कि प्रोटॉन उतनी ही मुश्किल के साथ रिलीज होगा, और जो स्पीशी जितनी मुश्किल से प्रोटॉन को रिलीज करेगी इसका मतलब है वो उतनी ही वीक एसिडिक मटेरियल है। जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं HCl के बॉन्ड को HF से, तो उस कंडीशन में इसके बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, एंड HF की बॉन्ड लेंथ जो है वो लेस एज कम्पेयर टू HBr, और HBr की बॉन्ड लेंथ स्मॉलर है एज कम्पेयर टू HI के। इसका मतलब है कि HI का बॉन्ड जो है वो सबसे वीक है, जिसकी वजह से HI का बॉन्ड जो है आसानी से ब्रेक हो जाता है, जिसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि HI जो है वो आसानी से प्रोटॉन को रिलीज़ कर देती है, और जो स्पीशी जितनी आसानी के साथ प्रोटॉन को रिलीज़ करेगी इसका मतलब है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मटेरियल है। इसी वजह से जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं HF, HCl, HBr और HI को, तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मटेरियल जो है वो HI है, उसके बाद HBr है, उसके बाद HCl है और उसके बाद HF है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मटेरियल जो है वो HI है और सबसे वीक एसिडिक मटेरियल जो है वो HF है। इसी तरह अगर आप लोग बात करते हो किसी भी पीरियड की कि जिस वक्त आप लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो और उस कंडीशन में आप लोगों के पास हाइड्रोजन जो है वो सेम पीरियड के एटम के साथ अटैच है, तो उस कंडीशन में कौन सा एसिडिक मटेरियल होगा और कौन से बेसिक मटेरियल होगा।
जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं एटम्स को हाइड्रोजन के साथ, तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो भी एसिडिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कौन से कंपाउंड जो है वो ज़्यादा एसिडिक है और कौन से कंपाउंड जो है वो लेस एसिडिक है। जिस वक्त हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 है और क्लोरीन की जो है वो 4 है। और दूसरी साइड पर आप लोगों के पास जो एटम अटैच है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की सभी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट है। इसका मतलब है जिस वक्त हम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस केस में होता है जिसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अटैच है। उसके बाद हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ होगा, उसके बाद हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ होगा और सबसे कम जो है वो हाइड्रोजन का कार्बन के साथ है। और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगी, जिस स्पीशी के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मटेरियल है। और जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, इसका मतलब है वो उतना ही वीक एसिडिक मटेरियल है। क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उस कंडीशन में सेकंड एटम जो है उतनी फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और सिर्फ प्रोटॉन को ही रिलीज करता है। प्रोटॉन H+ आयन के फॉर्म में ही रिलीज करता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन में सेकंड एटम जो है वो H+ आयन को रिलीज नहीं करता है बल्कि हाइड्रोजन को एटॉमिक फॉर्म में रिलीज करना शुरू कर देता है, क्योंकि उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जिस वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में भी एसिडिक कैरेक्टर जो है वो भी इंक्रीज होता है। इसी वजह से इसकी जिस वक्त हम बात करते हैं मीथेन की, अमोनिया की, वाटर की और हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मटेरियल जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, उसके बाद वाटर है, उसके बाद अमोनिया और सबसे कम जो है वो मीथेन। ये आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल है। बाइनरी सिस्टम, ये आप लोगों को लास्ट बाइनरी सिस्टम जिसमें एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा जो है वो कोई भी एटम मौजूद हो सकता है। वो हैलोजन की फैमिली से भी हो सकता है या 6A ग्रुप से भी बिलोंग कर सकता है। जिस वक्त हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो उस कंडीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि उनका एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। जितना एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा इसका मतलब है कि 2 न्यूक्लियाई के दरमियान बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही आसान होगा, और जितना बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा इसका मतलब है कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी तरह आप लोग दूसरा फैक्टर है कि जिस वक्त आप लोगों के पास OH ग्रुप हो और उसके साथ कोई ऐसा एटम अटैच हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो भी डिपेंड करती है, वो भी बताती है कि आप लोगों का एसिडिक मटेरियल एसिडिक मटेरियल कम है या ज़्यादा है। वो आसानी से प्रोटॉन को रिलीज कर सकती है या नहीं। जी सर मेरा मोबाइल ऑफ होने वाला है, यहाँ पे लाइट नहीं है, तो मैं क्लास लीव कर सकता हूँ? क्या नाम है? रिजवानुल्लाह। रिजवानुल्लाह लीव नहीं कर सकते, वैसे अगर वो ऑफ हो जाता है तो कोई बात नहीं है। तो सर आप चार्जिंग पे क्यों नहीं लगाया है? सर लाइट नहीं आ रही 2 दिन से। तीन % चार्ज रह गई है सर। लाहौर में तो कल लाइट आ गई थी। यहाँ पे नहीं है अभी भी सर, मैं लाहौर से नहीं हूँ।
चलें, जिस वक्त हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करते हैं कि आप लोगों के पास OH ग्रुप अटैच और OH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, तो उस कंडीशन में जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड एटम की ज़्यादा होगी, इसका मतलब है एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। या ये भी कह सकते हो जितना एटम का साइज कम होगा उतनी ही एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इसका मतलब है एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास OH ग्रुप के साथ आयोडीन अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, क्लोरीन अटैच है। जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं तो इसका एटॉमिक साइज ज़्यादा है, इसका एटॉमिक साइज इससे कम है लेकिन क्लोरीन से ज़्यादा है, लेकिन क्लोरीन का एटॉमिक साइज जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन दोनों से ही कम है, जिसका मतलब है क्लोरीन जो है वो ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, और जो एटम जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन या वो स्पीशीज जो है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मटेरियल होगी। जिस वक्त हम आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.5 है, और इसके बाद जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं बाद में थोड़ा इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो किसी भी स्पीशी की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है कि आप लोगों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। अब आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.5 है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.8 है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3 है। जितना एटॉमिक साइज स्मॉल होगा इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस कंडीशन में OH ग्रुप में एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। जिस तरह क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्योंकि उसका एटॉमिक साइज कम है, इसी वजह से वो ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ऑक्सीजन के पास से, और जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ ये क्लोरीन जो है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, उतनी ही ज़्यादा फोर्स के साथ ऑक्सीजन भी इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतनी ही आसानी के साथ ये प्रोटॉन रिलीज होगा, और जितनी मुश्किल से ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उतनी ही मुश्किल से ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को रिलीज करेगा। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा तो उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन जो है इस प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मटीरियल है। इसका मतलब है कि अगर OH ग्रुप के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी अटैच हो तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगी एज कंपेयर टू दोज स्पीशी विच हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप लोगों के पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो उस केस में क्या इफेक्ट होता है, या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है तो उस कंडीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होता है। इसके बारे में हम बता सकते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होगी प्लस फॉर्म में तो उस कंडीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। अब क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा
स्पीशी पर जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा वो उतनी ही ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जितना कम प्लस चार्ज होगा वो उतनी ही कम फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जिस वक्त हम इसकी बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्लोरीन पर +1 चार्ज होता है। इसका मतलब है कि ये क्लोरीन कम फोर्स के साथ इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से कमी फोर्स के साथ ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा। या ये भी कह सकते हो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस क्लोरीन की इंक्रीज होती जाएगी उतने ही ये क्लोरीन पावरफुल होगा और उतनी ही पावर के साथ ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतनी ही आसानी के साथ ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को रिलीज करेगा। जिस वक्त इसके साथ दो ऑक्सीजन अटैच होते हैं तो ये क्लोरीन जो है इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और ये क्लोरीन इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, और उस कंडीशन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 होती है। तो उस कंडीशन में इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये क्लोरीन ज़्यादा फोर्स के साथ इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन उतनी ही ज़्यादा फोर्स के साथ इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जितनी पावर के साथ ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतनी ही पावर के साथ ये प्रोटॉन को रिलीज करेगा। इसका मतलब है कि जिस वक्त इसकी +3 स्टेट जो है वो हासिल हुई है तो उस कंडीशन में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। इसके बाद अगर इसके साथ 3 ऑक्सीजन एटम अटैच होते हैं तो उस कंडीशन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 होती है, और उस कंडीशन में इसका नाम जो है वो क्लोरिक एसिड है। और अगर 2 ऑक्सीजन अटैच होता है उस कंडीशन में इसका क्लोरस एसिड है, और जो हाइपोक्लोरस एसिड है जिस वक्त इसके साथ क्लोरीन के साथ सिर्फ 1 ऑक्सीजन अटैच है। जिस वक्त क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है उस कंडीशन में इसको हम हाइपोक्लोरस कहते हैं, और जिस वक्त क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है तो उस कंडीशन में हम इसको क्लोरस कहते हैं, और जिस वक्त इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है उस कंडीशन में इसको क्लोरिक कहते हैं, और जिस वक्त इसके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्लोरीन की तो उस कंडीशन में हम इसको परक्लोरिक का नाम देते हैं। और ये क्लोरीन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, इसी तरह ये क्लोरीन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, ये क्लोरीन इस ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, ये क्लोरीन सिर्फ इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होती है। इसी तरह ये क्लोरीन जो है ये वाले 3 ऑक्सीजन जो हैं उनके साथ डबल बॉन्ड बनाती है और इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाती है। और इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मटेरियल जो है वो ये है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। इसकी बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी जो OH ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है तो उतनी ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। हम ये भी कह सकते हैं जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज होंगे उतनी ही सेकंड एटम जो OH ग्रुप के साथ अटैच है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, और जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फॉर्म इंक्रीज होगी उतने ही स्पीशी जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है कि पहले केस में आप लोगों के पास एक ऑक्सीजन अटैच था तो उस कंडीशन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी, जिस वक्त 2 ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ अटैच हुआ तो उस कंडीशन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 में कन्वर्ट हुई है। जिस वक्त उसके साथ 3 अटैच है तो उस कंडीशन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 है, और जिस वक्त 4 ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ अटैच हैं तो उस कंडीशन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 7 है, +7। इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होते जा रहे हैं उसी रेशियो के साथ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, और जितनी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है उतने ही स्पीशी की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। इसी वजह से हम कह सकते हैं जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होंगे उतने ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, और जितनी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी उतने ही
स्पीशीज जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मटेरियल होगा। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है लुईस थ्योरी। इसके मुताबिक वो स्पीशीज जो लोन पेयर को डोनेट करती है उसको हम कहते हैं लुईस बेस, और वो स्पीशीज जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है उसको हम कहते हैं लुईस एसिड। हर वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी उसको हम लुईस बेस कहेंगे या सिंपल बेस कहेंगे, और जो भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है उसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लविंग, यानी कि ऐसी स्पीशी के साथ अटैच होने वाला जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। इसी तरह वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है उसको हम लुईस के मुताबिक एसिड कहते हैं, और इनको हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होते हैं, क्योंकि ये उसके साथ अटैच होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। और उस कंडीशन में आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है कि एक स्पीशी जो है वो लोन पेयर को डोनेट करती है और दूसरी स्पीशी जो है वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास बॉन्ड बनेगा। जो लोन पेयर को डोनेट करेगी उसको हम लोन पेयर को डोनेट करने वाली स्पीशी को हम बेस कहेंगे और लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाली स्पीशी को हम एसिड कहेंगे, और इन दोनों के ज़रिए हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होता है उसको हम अडक्ट कहते हैं। जिस तरह ये आप लोगों के पास कंपाउंड है जिसमें आप लोगों के पास ये कार्बन जो है इस पर प्लस चार्ज है और इसके साथ जो है ये सिंगल बॉन्ड के साथ OH ग्रुप अटैच है। इसके बाद ये स्पीशी OH नेगेटिव आयन जो है वो लोन पेयर को डोनेट करके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसके जरिए आप लोगों के पास ये अडक्ट फॉर्मेशन होती है। इस कंडीशन में आप लोगों के पास ये एसिडिक स्पीशी है और ये आप लोगों के पास बेसिक स्पीशी है, या इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इसमें आप लोगों के पास ये OH नेगेटिव जो है जिसमें ऑक्सीजन लोन पेयर को इस कार्बन को डोनेट करता है, डोनेट करने के बाद इसके दरमियान बॉन्ड बनता है। इसी तरह आप लोगों के पास ये कुछ रिएक्शन है जिसमें आप लोगों के पास ये BF3 है। BF3 में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ये HF है। यहाँ पर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन के एक्सेस है जिसके ज़रिए ये फ्लोरीन जो है वो इसके साथ अटैच होता है और आप लोगों के पास BF4 नेगेटिव आयन जो है वो जनरेट होता है। और इस कंडीशन में ये जो है आप लोगों के पास बेसिक स्पीशी है और ये आप लोगों के पास एसिडिक स्पीशी है, क्योंकि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है और ये लोन पेयर को डोनेट करता है फ्लोराइड आयन। इसी वजह से हम इसको एसिडिक स्पीशी कहते हैं। इसी तरह जिस वक्त हम कैल्शियम ऑक्साइड का सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो है वो अडक्ट फॉर्मेशन होती है, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास एसिड बेस रिएक्शन होता है। जिस वक्त आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हो सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर को डोनेट करती है सल्फर को, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास ये स्पीशी जो है वो बेस है और ये स्पीशी जो है वो एसिडिक है, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास ये अडक्ट बनता है। इसी तरह अगर आप लोग पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आप लोगों के पास आयोडीन जो है वो लोन पेयर को डोनेट करेगा इस आयोडीन के, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास I3 नेगेटिव फॉर्म में हासिल होती है। उस कंडीशन में ये जो है बेसिक स्पीशी है और ये आप लोगों के पास जो है वो एसिडिक स्पीशी है। इसके साथ ही आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें से अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट देनी है। सर जी सर, ये जो एसिड का बर्निंग इफेक्ट होता है ये इसकी क्रोसिवनेस की वजह से होता है या कोई और इसका मेथड होता है? एसिड का बर्निंग इफेक्ट होता है जैसे H2SO4 का होता है, यानी कि जिस तरह आप स्किन पर ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में बर्निंग शुरू हो जाती है। यस सर। उसी की बात कर रहे हो? यस क्योंकि सर। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी एक्ट करते हैं और उस कंडीशन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है और उस हीट की वजह से आप लोगों को बर्निंग महसूस होती है।
सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे, इसका थोड़ा सा प्रोसेस बता दें। सल्फ्यूरिक एसिड जो है, जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड है ये ऑक्सीजन को रिलीज कर सकता है, इसी तरह नाइट्रिक एसिड जो है उस कंडीशन में नाइट्रिक एसिड जो है वो भी नाइट्रोजन सॉरी ऑक्सीजन को रिलीज कर सकता है। उस कंडीशन में इनका रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास एनर्जी रिलीज होती है। और अगर आप लोग इसके अंदर वाटर ऐड करते हो तो उस कंडीशन में यह आयंस में कन्वर्ट होता है। उस कंडीशन में टोटल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, और जिस वक्त बॉन्ड ब्रेक होता है आप लोगों को पता है कि एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और उस कंडीशन में भी आप लोगों को बर्निंग महसूस होती है। ओके सर। ठीक है, हर वो रिएक्शन जिसके दौरान एनर्जी रिलीज होगी उसकी वजह से आप लोगों को बर्निंग महसूस होगी। यानी जितने भी आप लोगों के पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है, और उन टोटल रिएक्शन के दौरान आप लोगों को बर्निंग महसूस होगी। अब आप लोगों की जो नेक्स्ट असाइनमेंट है जो आप लोगों ने करनी है, मैं आप लोगों को मार्क करवा रहा हूँ कि जो आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक क्विज भी होगा। नेक्स्ट सर क्लास में पहले इतने जी काम है, सर्दियों में प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, वो असाइनमेंट्स और सब्जेक्ट भी हैं, आप दो दो चीज काम दे रहे हैं। सर थर्सडे को हमारा मिड मिड भी है कैलकुलस का। तो फिर यह मैं ना लूं? सर क्विज ना लें, असाइनमेंट जो है वो ट्यूसडे तक का टाइम दे दें, क्योंकि हमारा क्विज भी है और अभी जो है असाइनमेंट्स और भी मिली हुई हैं। यस सर प्लीज। पर यह मैंने रिजल्ट जमा करवाना है नेक्स्ट वीक में ही आप लोगों के, ये क्विज प्लस असाइनमेंट का। तो सर उसके बाद ना ही क्विज होंगे ना ही असाइनमेंट होंगे। सर सर हमें एक असाइनमेंट वीक का टाइम ऑलरेडी ज्यादा बहुत दे, बर्डन है। जी असाइनमेंट का टाइम ज्यादा दे दें फिर। मेरी बात सुन लें, नेक्स्ट वीक में मैंने चेक करके सारा कुछ अपलोड करके आप लोगों को रिव्यू करवा के मैम आयशा को रिजल्ट जमा करवा देने हैं आप लोगों के असेसमेंट के। तो सर फिर असाइनमेंट छोटी सी दें कोई। यस सर असाइनमेंट में छोटे दे देता हूँ, ओके सर। और उसके साथ थर्सडे को क्विज आप लोगों को होगा। सर तो वो क्विज भी थर्सडे आसान को सा ना हो फिर। करें। यार थर्सडे को सर पहले हमारा एक क्विज है। सर हमारा कैलकुलस का मिड है उस दिन। सैमा हमेशा मेरे पास ही मनवा लेते हो कि टाइम एक्सटेंड कर दें या इस तरह कर दें, बताएं मैं क्या करूं। सर एक बात मान लें बस। क्या सर क्विज कैसा होगा और जो है सिलेबस क्या होगा पहले वो बताएं, फिर हम करते हैं कुछ। सिर्फ एक मिनट में आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, नाम वगैरह लिखा हुआ ना, इसलिए क्लासिफिकेशन वगैरह। ठीक है, थैंक यू सर। फाइनल के बारे में क्या है? सॉरी किसके? रोक अभी आएगी नहीं, पता नहीं है, ये डोर क्लोज कर दो। फाइनल की क्या नजर आती है और जब क्लास खराब। पहले मैं आप लोगों को असाइनमेंट का बता दूं। जी सर। सर असाइनमेंट मेल भी कर सकते हैं? क्या मतलब? सर अगर LMS पे अपलोड ना हो तो मेल कर दें आपको? कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। तो
सर पोर्टल पे क्विज 2 के जो है इवन वालों के मार्क्स नहीं लगे हुए। वो लग जाएंगे। ओके सर। तो आप लोगों को 5 न्यूमेरिकल है जो असाइनमेंट नंबर आप लोगों की 5th हो गया असाइनमेंट जो है। जी सर। हाँ, उसमें 5 न्यूमेरिकल हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करना है। सर उसके कोई पार्ट्स वगैरह तो ज्यादा नहीं है? पार्ट्स में जस्ट आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर बता दें। एसिड बेस कंपेयर करना है, लेंथी है। केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, उसमें ये लिख देना कि ये कंजुगेट एसिड है, ये कंजुगेट बेस है। ओके सर। आप लोगों को न्यूमेरिकल जो है वो 15.5 15.50 15.51 इसके बाद दूसरा है 15.57 15.62 और 15.63। कितने 5 हो गए ना पूरे? यस सर। जी, ये आप लोगों की असाइनमेंट है जो आप लोगों ने नेक्स्ट में जमा करवानी है। ओके सर। इसके बाद जो आप लोगों का क्विज का सिलेबस है, आप लोगों की मर्जी सही है। आप लोग किस चैप्टर का देना चाहते हो क्विज? सर इसी चैप्टर का ले लें क्विज। तो अभी हम कर रहे हैं। यस सर। चलें, इसमें आप लोगों का ये जो आज आप लोगों ने पढ़ा है इसका ही क्विज होगा। सर कोई चैप्टर का? सर जो क्विज होगा आज कब? तो ये थर्सडे को ही। सर जो आज आप लोगों ने लुईस एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा है, इससे रिलेटेड आप लोगों का थर्सडे को क्विज होगा। ओके सर। ओके सर। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है? सर एमसीक्यूज वाइज होंगे? नो सर। ओके। नहीं, एमसीक्यू तो नहीं होंगे, वैसे थियोरेटिकल ही होगा, शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरह आप लोगों को आते हैं। ओके सर। तो सर वो सबमिशन और वो ऑनलाइन होगा या कैसे होगा? ऑनलाइन ही होगा। नहीं मतलब जो है वो असाइनमेंट के आप जो है फाइल सेंड करेंगे, फिर वो हम सॉल्व करके आपको सेंड करेंगे, या फिर आप जो है जी। वहीं पे आंसर्स की वो होगी? मैं आप लोगों को मेल करूंगा पेपर, और फिर आप लोगों ने सॉल्व करके विद इन दैट टाइम मुझे दोबारा से मेल करनी होगी। ओके सर। ठीक है। यस सर। सर क्विज मेल करना है या आपको उधर एलएमएस पे अपलोड करना है? मैं ये उसी वक्त क्लास में ही बता दूंगा एलएमएस पे करना है या मेल ही करना है। सर बिल्कुल शॉर्ट रखिएगा ओके सर। क्विज, क्योंकि जो है हमारा 2:15 फिर 2 बजे हमारा फिर मिड टर्म है। जी सर। 2 बजे आप लोगों का मिड टर्म है, तो जी क्लास सर, को 2 पहले बजे। क्लास को पहले तो नहीं छोड़ सकते हैं। क्विज आप लोगों को छोटा ही होगा, लेकिन क्लास को तो पहले नहीं छोड़ सकते हैं हम। जी सर। जी सर, मतलब क्लास में कंप्लीट हो जाए ड्यूरिंग क्लास? नहीं, वो छोटा ही होगा, इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, तो आप लोगों को फ़ौरन से कंप्लीट हो जाएगा। वही जिस तरह 10 नंबर का आप लोगों को क्विज क्लास के अंदर होता था, इसी तरह का क्विज होगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। यस सर। ओके सर। और सर असाइनमेंट की डेडलाइन भी थर्सडे तक है? नहीं, वो सैटरडे तक कर लो। यस सर। पर आप लोगों के क्विजेज जो हैं वो 3 हुए हैं ना?
यस सर 3 है। और ये जो है 4th हुआ है कोई, ठीक है। नहीं सर 2 हुए थे वो वो जब पर यह ये सर 2 3 हुए थे कैंपस सर में 2 जो हुए हुए थे। थे। वो असल में जो है वो हाफ हाफ क्लास का हुआ था, तो आपने तब भी हमारे जो जो इवन वालों का हुआ था ना सेकंड क्विज, तो आपने उस पे 3 लिखा हुआ था, तब भी हमने आपको बताया था कि वो सेकंड वाला है अभी। इसका मतलब है अभी आप लोगों में सिर्फ 2 हुए हैं कोई, यस सर। इवन और ऑड दोनों का ही। जी सर। इसका मतलब है फिर एक और क्विज लेना पड़ेगा। चलें थर्सडे वाला दें, उसके बाद छोटा सा रख लेंगे एक और क्विज। तो सर फिर इसमें से कितने क्विजेज और कितनी असाइनमेंट्स आप काउंट करेंगे? 4 हो रहे हैं ना, 4 क्विज और 5 असाइनमेंट, दोनों में एक एक चॉइस आ जाएगी। कि यस 4 सर। में से 3 जो है वो काउंट हो जाएंगे, एक चॉइस में छोड़ देंगे। सर आपने क्विजेज में मार्क्स बड़े गंदे दिए हुए हैं। जी हाँ, मैंने चेक नहीं किए हैं, वो टीए चेक करता है आप लोगों का क्विज जो है। सर इतने गंदे और मार्क्स हैं, फिर भी बहुत हमें गंदे तो ये हैं। उम्मीद थी कि स्कूल आ जाएंगे क्विजेज में असाइनमेंट्स में। यस सर। पर यह इस तरह कर सकते हो आप, नेक्स्ट वीक आकर अपने क्विज चेक कर सकते हो, तो कहीं सर से हम नहीं भी कर नंबर। सकते हैं। हाँ, ये तो आप लोगों के लिए ऐसा है अपॉर्चुनिटी, आप लोग चेक कर सकते हो, लेकिन सिर्फ ये नेक्स्ट वीक ही है, इसके बाद चेंज नहीं होंगे। सर वो कैंपस में करेंगे कि यहाँ ही ऑनलाइन ही? कैंपस 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 में। सर फिर जो घर बैठे हैं वो तो नहीं कर सकेंगे। सहमत, मैं ये तो नहीं कर सकता कि सारा वो स्कैन करूँ, स्कैन करके फिर वो अपलोड करूँ, इस तरह तो बहुत ज़्यादा ये फाइल बन जाती है। और फिर वो रिव्यू एक दिन में यानी घंटों में नहीं होते, वो तो कई दिनों में जाकर होते हैं। सर फिर हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इसलिए एक हफ्ता पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सर जो भी चेक करते हैं उनसे कहा करें थोड़े लीनियंस जो है रखें, मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग है। तकरीबन बच्चों के 2-3 मार्क्स आए। 7.5 6 5 इस तरह मार्क्स हैं। चलिए, अब स्टूडेंट जो है इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जो अब आज आप लोगों ने पढ़ा है? नो सर। इसके साथ एक या 2 टॉपिक छोटे छोटे वो और करने हैं, उसके बाद आप लोगों का सिलेबस जो है वो टोटल कंप्लीट हो चुका है। एक तो पीएच किस तरह कैलकुलेट करते हैं, पीएच और पीओएच, जिसमें आप लोग नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन आयन और नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन ओएच आयन की कैलकुलेट करते हैं, जिसके जरिए आप लोगों के पास पीएच और पीओएच हासिल होती है, और दोनों का सम जो है वो 14 के इक्वल होता है। एक वो टॉपिक करना है। और जी सर हमारा फाइनल का सिलेबस कितना होगा? वो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, और मैं ये भी इन्फॉर्म आप लोगों को कर दूंगा कि किस चैप्टर में से कितने पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल टाइप होगा और कितना थियोरेटिकल होगा। ओके सर। सर नेक्स्ट क्लास में आप बता देंगे, क्योंकि सर हमने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है ना। नहीं, जिस वक्त नेक्स्ट में तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी क्योंकि मुझे खुद को यानी का आइडिया नहीं है। मैं आप लोगों को वैसे पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, उम्मीद तो है कि नेक्स्ट में कर दूंगा, वरना उससे नेक्स्ट में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, यानी कि फाइनल से काफ़ी पहले ही बता दूंगा। सर सिलेबस जरा थोड़ा ही रखिएगा, आपको पता तो है हमारी तैयारी मतलब थोड़ा ही हो, इतना ज्यादा ना हो। अब स्टूडेंट जो है अटेंडेंस सुन लें, अगर वो प्रेजेंट हैं तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं, अदरवाइज अगर एब्सेंट है तो वो एब्सेंट ही होंगे। अक्सा, प्रेजेंट सर। तनवीर, सर बिस्मा तनवीर ने आपको चैट बॉक्स में मैसेज किया होगा। महानूर भट्ट,
प्रेजेंट सर। राबिया नजर, सर प्रेजेंट। जोहा यासीन, प्रेजेंट सर। एन सेक्शन के स्टूडेंट जो एब्सेंट हैं, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। नाम सुन लें जो एब्सेंट है। निमरा अफजल, सना गफार, प्रेजेंट सर। उस्मान हुसैन उसामा, निमरा आपके निमरा एब्सेंट है। तौसीफ मौजूद है। तौसीफ अहमद, ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हो और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।